नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ जुड़ गई हैं जियोपॉलिटिकल मामलों की जानकार मंजरी अग्रवाल। मंजरी जी, बहुत स्वागत, बहुत आपका अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। ये सर्जियो गोर को क्या हुआ है? कभी केरल के मुख्यमंत्री से, कभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री से, कभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री से, आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मिले हैं। कुछ दिन पहले अमित शाह से मिले थे बुके लेकर के। इस बीच जबकि ये चर्चा तेज हो गई कि एफसीआरए बिल बस अब पेश ही किया जाने वाला है, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस का फोन आ गया प्रधानमंत्री जी के पास। हो क्या रहा है, थोड़ा सा समझाइए जरा। देखिए, भारत की पॉलिसी से अमेरिका में काफ़ी हलचल है। अब पहली चीज़ ये है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कॉकरोच जनता पार्टी का। लेकिन मज़ेदार चीज़ क्या रहा कि वो असफल हो गया। और अब जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, जो एक्चुअल स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके ऊपर इन्होंने आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन सब फेंके। तो भारत क्या कर रहा है, अब एक पैरेलल रिकॉर्डिंग कर रहा है। एक जो आपने स्टेज कराया आंदोलन पैसे दे करके फेक स्टूडेंट्स के साथ, एक जो एक्चुअल आंदोलन हो रहा है। एक में भारत सरकार बिल्कुल शांत रही अनलेस एंड अनटिल पुलिस के ऊपर अटैक नहीं हुआ। दूसरा ये है अनप्रोवोक्ड पुलिस ने अटैक किया। तो जो इनकी एक बेसिक राजनीति थी 1990 से यूरो मैदान आंदोलन से, वो यहाँ पर फ्लॉप हो गई। और अब ये विश्व के हम कहते हैं ना भारत विश्व गुरु है, तो लोग हंसते हैं। बट ये विश्व की किताब में एक टेक्स्ट बुक केस हो गया है कि अब अगर कोई फेक आंदोलन हो फॉरेन सपोर्ट से, उसको कैसे डील करते हैं। आ जाते हैं एफसीआरए। इस तरह के सभी आंदोलनों को फिक्स करने के लिए जो इनकी पॉलिसी होती है एनजीओ के थ्रू, फॉरेन फंडिंग, वो एफसीआरए का कंट्रोल करेगा। जो एफसीआरए हम लेकर के आ रहे हैं, ये भी एक टेक्स्ट बुक केस बनेगा वर्ल्ड के लिए फॉलो करने के लिए कि किस तरीके से आप इसे वो कर दें। अभी थोड़े दिन पहले ही मार्को रूबियो का एक वो आया था कि उसने कहा कि अगर आपको किसी देश की परवाह है तो उस देश की सरकार को पैसे देना, प्लेन एंड सिंपल। एनजीओ के थ्रू इधर उधर दो, फिर वो उसका क्या करे, आप भी फंसो, वो भी फंसे, सरकार भी इंक्वायरी में। हैविंग सो मच हेडेक, इससे अच्छा आप सीधे सीधे दो। दूसरी चीज क्या है, मैंने भी अभी एक शो किया था, उसमें मैंने इनके क्लॉज बिल्स के नंबर निकाले थे कि हर राज्य में आपके कौन से बिल्स हैं जो एफसीआरए की कॉपी है। एक तरीके से कहिए वही, मतलब वही चीज है, वही मैटर है। तो आप अपने घर में तो एफसीआरए लगा रहे हैं, पर भारत को ऐसा करने से मना कर रहे हैं। फिर भारत का हर राज्य जितनी पॉपुलेशन लेकर के बैठा है, वो यूरोप के एक देश के आसपास है। तो ये क्या करें, आपको याद होगा राहुल गांधी का ये क्या वो कहना था ना, हम चाहते हैं मेड इन अलीगढ़ हो। मतलब मेड इन इंडिया होता है, कंट्री वाइज होता है। मेड इन इंडिया सुना होगा, मेड इन फ्रांस सुना होगा, मेड इन चाइना सुना होगा, लेकिन मेड इन अलीगढ़ का मतलब है अलीगढ़ बिकम्स अ इंडिविजुअल कंट्री। तो राहुल गांधी तो इस चीज पे लगे हैं नेचुरली, उसका अपना दिमाग तो कम है, पीछे से इंस्ट्रक्शन आया होगा। जिसका इंस्ट्रक्शन आया है वो सर्जियो गौर से उसको फॉलो करा रहा है। सर्जियो गौर इंडिविजुअली जाके सब स्टेट के मुख्यमंत्रियों से और इन सबसे मिल रहे हैं कि किसी तरीके से कोई काम निकल जाए। देखिए, ममता बनर्जी ने क्या करके दिखाया था, ये करके दिखाया था कि भारत सरकार कुछ करती रहे, हम तो करेंगे वही जो हमको लगता है सही। तो उन्होंने जो है उस चीज, अब ये सोच रहे हैं कि जितने भी, तमिलनाडु का सीएम है बीजेपी का नहीं है, केरल का सीएम है बीजेपी का नहीं है, इन सब से मिलकर के शायद कुछ किया जा सके। तो दैट इज द फेस सेविंग। और अमेरिकन जो रिपब्लिकन्स हैं, चाहे डेमोक्रेट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कुछ भी है, इनमें बहुत हलचल इस बात की है कि एफसीआरए टाइट हो गया। तो भारत की राजनीति में इंटरफेयर करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। पहले ही बड़ी मुश्किल से दंगेबाज मिलते हैं, ऊपर से इतनी सही उसकी जो है। देखिए, मोदी सरकार ने एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया था कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को उन्होंने उस समय डीसीपी बना दिया। अब क्या है, जिस लेवल की इंटेलिजेंस गैदरिंग हुई है उसको काट पाना मुश्किल है। प्लस अब जो विश्व है वो यूएन के भरोसे नहीं कि यूएन जो डिसाइड करेगा वर्ल्ड उसे फॉलो करेगा।
तो सारी चीजें क्या हुआ, डीप स्टेट की मतलब आपने उसको कई भागों में डाइसेक्ट कर दिया, तो दैट इज अ रैटलिंग विच इज गोइंग ऑन। तो हंगामा है एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। अभी तक क्या था, एक सफल सिस्टम था जिसको ये कॉपी पेस्ट करते आ रहे थे। वो सफल सिस्टम की मोदी ने सफल काट निकाल ली है। हालांकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग असंतुष्ट हैं, मोदी को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। पर जो मोदी जी ने किया है वो एक वर्ल्ड के लिए नजीर बन गया, एग्जाम्पल बन गया। फॉलो दिस रूल, गेट रिड ऑफ द डीप स्टेट। सो एक अटेम्प्ट है। और देखिए, जब तक आप पूरी तौर पे हार नहीं जाते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि शायद ये चाल सफल हो जाए, तो वही अमेरिका कर रहा है। और सर्जियो गोर भी। जी। आप ये बताइए, इससे पहले क्या किसी गवर्नमेंट ने अपने राजदूत के जरिए, उच्चायोग के जरिए इस तरह की हरकत की है कि जो अपोजिशन पार्टियों की राज्य सरकारें हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे आप सीधे कांटेक्ट करें और उनको सीधे पैसे भेजने की गुंजाइश को तलाश करना शुरू करें? देखिए, छुपे तौर पे तो ये अक्सर होता था। और आपको ख्वाजा आसिफ का बयान याद होगा कि वी डिड द डर्टी वर्क ऑफ पाकिस्तान। तो वो, सॉरी, यूएस का, अमेरिकन का उसका डर्टी वर्क किया। तो ये सब चीजें छुपे तौर पे होती थी पार्लियामेंट में। आपको याद होगा महुआ मोइत्रा का केस, जिसमें उसे क्वेश्चन पूछने के लिए पार्लियामेंट में, और उसने जो है अपना पासवर्ड और वो भी दे दिया था, अकाउंट। तो ये सब चीजें हुई हैं, कोई नई बात नहीं है। बट अब क्या है कि चूंकि ये लोग एक्सपोज हो गए हैं, तो ये खुले तौर पे कर रहे हैं। पहले क्या था, एक लाज का पर्दा था, दैट्स इट। होता ये सब कुछ था जब सोनिया गांधी की मनमोहनी सरकार चल रही थी। सब कुछ हो रहा था। आप मित्रों के नाई आर्काइव देखिए, आ, उसमें लिखा है कि इंडियन गवर्नमेंट वॉज ऑन सेल। अटैचियों में, सूटकेसेस में पैसे आते थे। तो कोई ये आज की बात नहीं है, कोई भी नई बात नहीं है। हमेशा से ये होता आया है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन अब क्या है कि अब वो पर्दा हट गया है, बस। एंड गेम इनका क्या है कि एफसीआरए अगर मोदी सरकार ले ही आई, अगर डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस, सीआईए, तमाम जो रास्ते होते हैं उनके जरिए फंड यहाँ नहीं पहुंचा, तो जो हमारा एंड गेम है कि आप आंदोलनकारियों के जरिए, अराजकता फैलाने वालों के जरिए, और वो सब वेल नोन फेस हैं, वो सब जाने पहचाने चेहरे हैं, वो सब भी तिलमिलाए हुए हैं, अमेरिका भी तिलमिलाया हुआ है। इसलिए कभी जेडी वांस का फोन आ रहा है, कभी सर्जियो गोर दिखाई दे रहा है, कभी मार्को रूबियो का जहाज ही कलकत्ता जाके लैंड होता है, दिल्ली बाद में आते हैं वो। तो ये एक प्रसव वेदना है अमेरिका की इस समय, और उस तरफ मोदी जी और अमित शाह ध्यान ही देना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, पूरी तरह ओवरलुक कर रहे हैं। मैं इसे प्रसव वेदना नहीं कहूंगी, मैं इसे अबॉर्शन का दुख कहूंगी। द बेबी इज अबॉर्टेड। तो बात ये है कि जो कुछ वो करना चाह रहे थे, डीप स्टेट की इसके ऊपर एक रूल बुक है। वो रूल बुक फाड़ के फेंक दी है इन लोगों ने। तो ये अच्छा, मैंने वैसे ही कहा कि जितनी फ्रांस की आबादी हमारे किसी एक राज्य की होगी। लेकिन भारत में एक समस्या है। उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिकल एंगल वर्क करता है, वो बिहार में और मध्य प्रदेश में नहीं करता, जो कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य हैं। इसके कारण जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, उनके मुख्यमंत्रियों से मिला जा रहा है कि शायद ये ट्रिक काम कर जाए। देखिए, जो इनका अफ्रो दलित प्रोजेक्ट था, वही यहाँ पर रंग भेद का उसके आर्यन द्रविड़ थ्योरी के तौर पे आया, कास्ट सिस्टम के तौर पे आया। तो वो उन्हीं सारी चीजों को रेप्लिकेट करते हैं। इनके पास कुछ जमे हुए तरीके हैं। अब चक्कर क्या पड़ रहा है, एजुकेशन के थ्रू और गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू इनकी जमी जमाई जो राजनीति है, उसको उखाड़ रहे हैं। तो प्रयास करें, प्रयास करने से आप नहीं रोक सकते। और अच्छा है, प्रयास करें। आप दूर से बैठ करके ये देखिए, फंसेगा हमारा मुख्यमंत्री कि नहीं। अगर नहीं फंसेगा तो बहुत अच्छी बात है।
और अगर फंस गया तो आप सबूत आपके साथ है। दोनों केस में गुजरातियों को फायदा होने वाला है। ठीक है, डोभाल सर अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। तो जो भी कुछ कर ले, मजा आपको ये आने वाला है, या आपको या तो डीप स्टेट से छुटकारा मिल जाएगा या डीप स्टेट के साथ देने वाले उस मुख्यमंत्री से। तो सबको मालूम है, ये न्यूज अगर आ रही है तो उनके बीच में क्या बात चल चल रही है, क्या सौदे हो रहे हैं, सारी चीजें पता है। जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा मुद्दा है। खबर ये आ रही है कि परमाणु समझौता किए बिना जंग खत्म कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो किसी भी तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट अगर खोलने के लिए तैयार हो जाए ईरान, तो वो लंबा युद्ध अब खींचने के बिल्कुल मूड में नहीं है। वो लंबा युद्ध खींचने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है अमेरिका। अब डेथ ट्रैप की तरफ जा रहा है। अगर मैं कहूं कि क्या बेवकूफी है तो गलत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हॉर्मूज का तो पहले भी खुली हुई थी, और ईरान अपने न्यूक्लियर एसेट के साथ क्या करता है, ये ऑप्शन तो पहले भी ईरान के पास था। इस युद्ध के चलते चलते आपने सऊदी अरब को और प्लान कर दिया कि ठीक है, हम तुमको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो है, जो ट्रेनिंग है, जो मसौदे हैं, ये सब चलो साइन कर लेते हैं। लेट्स एम्पायर योर, वो कहना चाहिए, सिविलियन वर्क विद न्यूक्लियर एनर्जी। तो बात क्या है कि अमेरिका को इस समय चाहिए पैसे, और ईरान युद्ध अमेरिका के डीप स्टेट को बहुत बुरी तरीके से कमजोर कर गया। इन लोगों की, देखिए, अमेरिका में पहले मेन सोशल मीडिया के आने से पहले तीन लॉबी थी: आर्म्स, फार्मा और ऑयल। तो ऑयल लॉबी ने सोचा कि ये युद्ध कर लेते हैं, ईरान को 7-8 दिन में फिनिश कर देंगे, आर्म्स की सेल भी हो जाएगी, और हमारा जो कब्जा है डीप स्टेट का, वो ऑयल लॉबी पे बहुत अच्छा हो जाएगा, दुनिया भर में तेल की ये दाम बहुत बढ़ जाएंगे, और हम आराम से महंगे दाम पर तेल बेच के जो हमें फार्मा में लॉस हुआ है ना, उसको कवर कर लेंगे। और अगर हम अपने युद्ध हथियार कहीं नहीं भेज पा रहे हैं, तो हम कम से कम मिडिल ईस्ट, और अमेरिका तो अपने खर्च कर लेगा स्टॉक पाइल, तो उसको बनाएंगे। दूसरी चीज क्या था, आप यू यूएसए, वो सॉरी, रशिया से युद्ध कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से, 22 में शुरू हुआ, 4 साल पूरे हो गए। तो हमको रशिया की जो यूक्रेन में यूज होने वाली कुछ टेक्नोलॉजी पता लग गई, कुछ ईरान की पता लग गई जो रशियन बैकिंग है उसकी पता लग गई, कुछ चाइनीज पता लग गई। तो जो हमारा एक और उद्देश्य था कि अगर हमें वर्ल्ड वॉर लड़नी है तो रशिया हमारे ऑपोजिट साइड पे होगा, तो उसकी क्या कैपेबिलिटी है वॉर की। अभी तक देखिए, अमेरिका अपने चीजों को एडवर्टाइज करके बेचता था, लेकिन रशिया ऐसा नहीं करता, तो रशिया की कैपेबिलिटी भी टेस्ट कर ली। अब बार बार उसी चीज को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। सो लेट्स गेट आउट। 2-3 विन विन है हमारे पास। हॉर्मूज खुल जाएगा, चलो जितना बचा है ऑयल के ऊपर कब्जा पहले से बहुत कम हो गया, पर वो मेंटेन रहेगा। अमेरिका ने अपना ऑयल अभी काफी खर्च किया है, तो उनके भी स्टॉक पाइल कंप्लीट होंगे। तीसरा, अब जो है कोई तो फेस ऑफ लेकर के हमको वहां से हॉर्मूज से निकलना है, क्योंकि जो कुछ हम चाह रहे थे वो हासिल तो नहीं। तो अब ये है कि वो इस लेवल पे आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बढ़िया गेम खेला है इसमें, एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट हिम। लोग नहीं समझ पा रहे, ये युद्ध लड़ा जाने वाला था। अगर डोनाल्ड ट्रंप को नवंबर के अपने मिड टर्म इलेक्शन में अपनी पोजीशन सिक्योर करनी है तो उन्हें ये युद्ध लड़ना था। उन्होंने ये युद्ध इतनी खूबसूरती से लड़ा है कि डीप स्टेट और कमजोर हो गया है। और ये मतलब बहुत डिफिकल्ट चीज है जो वो एग्जीक्यूट करके ले गए। दुनिया उन्हें पागल कहती है, बट आई से ही इज अ मास्टर स्टेट्समैन। येड़ा बन के पेड़ा खाना सबके बस की बात नहीं है। लोग उन्हें गालियां देते रहे, सब कुछ करते रहे, और उन्होंने जो उद्देश्य था ऑयल लॉबी को लगभग जो है वेंटिलेटर पे वो ले आए हैं। अब ये युद्ध खत्म होगा, ओपेक खत्म हो चुका है, डॉलर का वर्चस्व खत्म हो गया है। हर देश अपने मनमाना तेल का प्रोडक्शन करेगा, जिस करेंसी से, जिस तरह से चाहे, बार्टर से या नॉन डॉलर से, उसमें ट्रेड करेगा। और
डॉलर का वहां पे वर्चस्व खत्म हुआ, ओपेक का वर्चस्व खत्म हुआ। ये बहुत सुंदर संदेश आएगा विश्व के लिए। और नियर, अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल पे नहीं शिफ्ट करते हैं, ये सब नहीं होता है, तो कम से कम नियर फ्यूचर में ऑयल की सप्लाई स्मूथ रहेगी। तो 3 देशों का इस युद्ध में बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। एक है यूएस जो लड़ने आया था, दूसरा है चाइना जिसका तेल खत्म हो गया, और तीसरा इंग्लैंड जिसके मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो वो एक कैपिटल लेकर के बैठे थे लंदन में, वो खत्म हो गया है। सो 3 कंट्रीज सफर्ड मर्सीलेसली जी। लेकिन एक सूचना आ रही है कि नवंबर में जो मिडटर्म पोल होने वाले हैं, हम्म। उसमें डोनाल्ड ट्रंप को तो बड़ा भारी नुकसान होने जा रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रंप की हार के 65% चांस हैं। हारे तो मनमानी पर रोक लगेगी। मनमानी एक तो ट्रम्प कर नहीं रहे हैं, इनको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, क्योंकि अगर ट्रम्प को ये युद्ध जीतना होता तो सबसे पहले अपने ट्रूप्स, अपने जनरल वापस नहीं बुलाते, ठीक है? और फिर जो मिडिल ईस्ट के बेसेस हैं उनके बजट थोड़ा कम नहीं करते। फिर लुकास नाम का इनका एक ड्रोन है जो शाहिद से मिलता जुलता है, उसने बड़े अटैक किए हैं। ये सारी चीजें बाद में पता लगेंगी, तो पहली चीज ये है। फिर अगर किसी को ये शक है कि डोनाल्ड, ये अमेरिका में इलेक्शन होते हैं, तो आई स्टैंड ऑन द ऑपोजिट साइड। अमेरिका में सिलेक्शन होता है। कौन सेलेक्ट करता है? जो इलेक्टोरल कॉलेज नाम की एक इनकी संस्था है, कोई भी गूगल करके देख सकता है। इलेक्टोरल कॉलेज डिसाइड अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, और उसके बाद वो बनते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब की भी जब बने थे, तो इलेक्टोरल जो वोट्स होते हैं उनकी काउंटिंग जारी थी, और इनको इलेक्टोरल कॉलेज ने प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। तो ये कौन सी मतलब इलेक्शन है जिसमें वोटिंग काउंट पूरा होने से पहले आप डिसाइड कर लेते हैं? यही बाइडेन और कमला के केस में हुआ था। वोटों की काउंटिंग जारी थी, ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड हो गए थे। तो यहाँ भी सिलेक्शन होता है, जिसको डीप स्टेट चाहता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू उसको गद्दी पे बैठाता है। रहा सवाल, इनके 65% चांसेस हैं हारने के। आपने भारत के कितने सारे चुनाव देखे? बंगाल इलेक्शन आप हार रहे थे? कोई ऐसा इलेक्शन है जो मोदी जीत रहे थे 2014 से आज तक का? आप लोकसभा कहिए, आप राज्यसभा के तो अलग वोटिंग है। लोकसभा कहिए, विधानसभा कहिए, पंचायत कहिए, बायपोल कहिए, कुछ भी कह लीजिए, ऐसा कोई भी इलेक्शन है जिसमें इन्होंने प्रिडिक्ट किया हो कि मोदी जी जीत रहे हैं, जिसमें इनवेरिएबली वो जीतते हैं? तो बात यही है कि हम जो डेटा कह रहे हैं इनके, और जिस तरीके से ये प्रिडिक्शन करते हैं, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। सिलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप का कैसे हो, ये मोदी जी को आता है। आपकी एक अमेरिका के साथ ट्रेड डील चल रही है, हमने सारा फाइनलाइज करके उसको लटकाया हुआ है कि हम साइन नवंबर के बाद करेंगे। अभी हमने डोनाल्ड ट्रंप के साथ साइन कर लिया, जो आएगा वो क्या करेगा, वो इनके यहाँ कोई वादा खिलाफी करने से परहेज नहीं होता। अमेरिका इज नोन टू वायलेट इट्स ओन ट्रीटीज, ठीक है? तो हम, ये जो सेलेक्ट होकर के आएगा, हमने एक ही चीज कही है भाई, हमको अमेरिका की राजनीति से कोई मतलब नहीं। हालांकि हम डोनाल्ड ट्रंप को 2 बार बैक करके प्रेसिडेंट बना चुके हैं, बट एनीवे जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, हम उसके साथ जो है डील साइन करेंगे। हम रिस्क नहीं लेंगे। अब अगर आपको भारत को, आप भारत से ये डील चाहते हैं, भारत का से समझौता चाहते हैं, तो भारत जिसको चाहेगा उसको प्रेसिडेंट बनाएंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, हमने बहुत सारे देशों की लटका के रखी हुई हैं डील्स। तो हमारी शर्तों पे आओगे, आइदर यू आर विद मी और विदाउट मी। बस सिंपल सी राजनीति है। ये बताइए, पार्लियामेंट सेशन के बस 3 दिन बचे हैं, 11, 12, 13। जी। तो एफसीआरए को ये पेश करने देंगे, पास करने देंगे, या अमेरिका ने तो अपने घोड़े दौड़ा करके देख लिए हैं, मोदी और शाह टस से हाँ। मस नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके बछड़े भी तो यहाँ हैं जो कूदते रहते हैं, और इस समय वो अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। आज राहुल गांधी बाहें-वाहें चढ़ा करके
मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि मोदी और अमित शाह में हमारा सामना करने की हिम्मत ही नहीं है। मैं अभी जब बातचीत चल रही थी, तो ज़रा एक्स पर जाकर के देख रहा था। अब देखिए मोदी जी और अमित शाह, वो इतने निठल्ले तो नहीं है कि उनके पास और कोई काम ही नहीं है। तो लगातार मीटिंगें करते रहते हैं, लगातार व्यूह रचना बनाते रहते हैं। 5 राज्यों के चुनाव की भी तैयारी वो कर ही रहे हैं अपने हिसाब से। और देखिए संसद में ही थे अमित शाह। मैं ये दर्शकों को ज़रा प्ले कर देता हूँ ताकि वो देख सकें कि राहुल गांधी भले ही चैलेंज कर रहे हों और पूछ रहे हों कि कहाँ है अमित शाह, पर अमित शाह तो वहीं थे। सबके सामने संसद भवन से निकल कर के जा रहे हैं। रात को 9:30 बजे का ये दृश्य है, संसद से ही निकल रहे हैं। तो ये जितने हंगामे चल रहे हैं, ये सब किसी को दिखाने के लिए, किसी को मैसेज भेजने के लिए कि देखो उछल-कूद तो हम बहुत कर रहे हैं। देखिए, सीधी बात है, जब किसी और के इंस्ट्रक्शन पे काम किया जाएगा तो उसको सबूत देना पड़ेगा। 1 सेकंड, आई सजेस्ट राहुल गांधी टू हैव अ आई इंस्पेक्शन। दिमाग खराब है, दुनिया को मालूम है, आंखें खराब है, ये आज उन्होंने साबित कर दिया कि अमित शाह होते हुए भी उनको नहीं दिखे। द रेस्ट इज कि कब राहुल गांधी ने संसद की मर्यादा का पालन किया है। एक समय ये मोहब्बत की दुकान जब खोल करके बैठा करते थे तो मोदी जी के जाके गले पड़े थे। फिर इस तरह से हाथ रख करके कभी संसद में बैठ रहे हैं, कभी आंख मार रहे हैं, कभी कोई हरकत कर रहे हैं। मैंने तो संसद की गरिमा मेंटेन करते हुए राहुल गांधी को कभी नहीं देखा। तो आज मैं उनसे अचानक आशा करने लगूं कि वो तमीज से पेश आएंगे, तो गलती उनकी नहीं मेरी होगी। सेकेंडली, अमित शाह और मोदी जी को ये धमकी राहुल गांधी हमेशा से देते आए हैं। अभी आपने देखा, शो किया था उन्होंने, नरेंद्र मोदी बाहर आओ। जैसे गली का गुंडा जा करके कहीं पे नहीं बाहें चढ़ा करके किसी को बुलाता है, फिल्मों में पूरा फिल्मी सीन है। वो क्या कहना है कि वो एक शत्रुघ्न का सिन्हा का बड़ा फेमस डायलॉग था ना, कह देना छेनू आया था। उसी तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं। तो ठीक है, आज छेनू संसद चला गया है, कोई बात नहीं। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि राहुल गांधी इस तरह की, उनको लगता है कि इससे उनकी मजबूत इमेज तैयार होगी और हम उनको सीरियसली ले लेंगे। लेकिन हमें तो मालूम है ना, पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। अंजलि जी, एक खबर पाकिस्तान से आ रही है कि इस्लामाबाद में मस्जिद के बाहर अचानक आतंकी अब्दुल अजीज गिरा और मौत हो गई। रेस्टोरेंट में खाना खाया था उसने कुछ देर पहले। ये 26/11 हमले से जुड़ा हुआ लश्कर का आतंकवादी था। हो क्या रहा है वहाँ, एक-एक करके कोई हम्म, अननोन गनमैन का शिकार हो रहा है, कोई खाना खा के गिर पड़ रहा है, मौत हो रही है उसकी। कोई बचेगा? नहीं बचेगा। क्यों बचे, हमारे धुरंधर चालू है। एंड सेकेंडली, एक चीज बिल्कुल सीरियस नोट पे लेने की जरूरत है। ये जब जब इनका इतना बड़ा अपराधी दिमाग है, तो कोई काम इन हाउस भी ठीक से कर नहीं सकते हैं। तो पाकिस्तान इटसेल्फ में भी तो इनके बहुत सारे दुश्मन होंगे, किसी ना किसी पे अत्याचार किया होगा। वो भी तो बदला ले सकता है कि लगे हाथ। हम भी जब लंका दहन हो रहा था, हनुमान जी कर रहे थे, तो दो चार ने अपने मालिकों के घर जला दियो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सारा तो दोष हनुमान जी पे चला गया ना। तो हमारे धुरंधर वहां पे जो भी काम कर रहे हैं, कर तो लंका दहन कर ही रहे हैं। तो ऐसे में किसी एक एक दो को इन्होंने टपका दिया और कह दिया भारत से धुरंधर आया था, कोई बड़ी बात नहीं है। और पाकिस्तान के तो समय वैसे ही बुरे हाल है। और चलते-चलते ज़रा ये बताइए, ये नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का बुद्धि-शुद्धि यज्ञ हुआ है क्या कि उन्होंने हमारे राजदूत को बुला कर के उनसे मुलाकात की? वो तो अड़िग थे कि ये तो बहुत लंबे समय तक किसी राजदूत से मिलेंगे ही नहीं, ना उनका मुँह देखेंगे, ना अपना दिखाएँगे। अब
सॉफ्टवेयर अपडेट तो बांग्लादेश वालों का भी हो गया ना। मोइज़ू का कराने के बाद हमको मालूम है भाई, हमने मोइज़ू का कराया, हमने श्रीलंका का कराया, बालेंजा का कराया, अभी रहमान कर रहे हैं। डीजल हमसे चाहिए, खाना हमको से चाहिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अरे हमने तो चीन का करा दिया। वांगी क्या कहते हैं? वी आर पार्टनर्स एंड वी शुड बिहेव लाइक वन। तो जब हम वांगी का बुद्धि शुद्धि यज्ञ करा सकते हैं, तो वांगी का तो बहुत छोटा सा पंटर शब्द अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप जो भी कह लीजिए, चमचा, शिष्य, आ, जो भी है, बालेंचा तो बहुत छोटी चीज है। रहमान बहुत छोटी चीज है। ये फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियंस हैं। हम तो सीजन पॉलिटिशियन का करा देते हैं। तो वांगी का करा सकते हैं। इस समय चाइना भारत की कृपा पे चल रहा है। हालांकि मैं बोलूंगी तो फिर कोई नहीं मानेगा। एससीओ की समिट से पहले आप देख रहे थे तीन लोग, हमारे विदेश मंत्रालय के एस जयशंकर जी, डोभाल सर और राजनाथ सिंह जी। इतनी फ्रीक्वेंट इन्होंने जो है चाइना की यात्राएं की हैं। एससीओ समिट इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? और जब मोदी जी गए तो उनको थ्रेट भी था, तो पुतिन अपनी गाड़ी में बैठाए हुए थे। आप समझिए पीछे बहुत बड़ी दास्तान लिखी जा चुकी है। और नाम था एससीओ का। तो अभी भारत को सीधे, अभी आपको एक खबर आई। अब लोग इसे कहेंगे कि मैं आपके चैनल पे पहली बार ब्रेक कर रही हूँ। एक ट्रेन रूट, रेलवे रूट रशिया से भारत के बीच में बन रहा है। पाइपलाइन भी आएगी, सड़क भी आएगी, सब कुछ आएगा। तो आप ये बताइए, लैंड रूट हमारे बीच में सबसे छोटा है। बीच के जितने देश हैं, उन सबसे प्रेसिडेंट पुतिन भी मिल रहे हैं और हमारे यहाँ के जयशंकर जी भी मिल रहे हैं। एक स्मूथ लाइनिंग चल रही है। उसके लिए हमको इस एशियन रीजन में जिस जिस को सीधा करना पड़ेगा, हम उसको सीधा करेंगे। नेपाल एक बहुत छोटी सी चीज है। नेपाल को भी पता है कि भारत के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। नेपाल दो देशों का पड़ोसी है मेनली। एक तरफ चीन है, तिब्बत अभी चीन के पास है, और एक तरफ हम हैं। चीन ने आज तक कभी इनको खाने की, इस सब की सहायता भेजी है? नहीं। ये सब चीजें वो भारत से लेते हैं और उसके बाद चीन से पैसे लेके उनके पॉलिटिशियन चीनियों का साथ देते हैं। हमने ये बता दिया। जब हमने रवि लामिछा ने ये, इनको जब फूलों से वर्षा करके इनका स्वागत किया था, तो उनको समझ में आ गया था मेरा रिप्लेसमेंट तैयार हो गया है। और चाइना मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो मैं उसी भारत का साथ ले लूं। यही चीज आपने कहा कि बांग्लादेश में की। शेख हसीना ने और उनके बेटे ने यहाँ पर एक कुछ वक्तव्य दिए, और वहां पर रहमान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। वरना वो जिनके खिलाफ आए थे, यूनुस, उनके साथ घूमते हुए नजर आ रहे थे। तो ये तो हर जगह होने वाला है। भारत का विरोध करके अमेरिका नहीं चल पा रहा इस समय। नेपाल जैसे छोटे से देश के फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन की क्या बिसात है? बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये बताइए, रूस से भारत तक जो ये ट्रेन पहुंचेगी, तो बीच में तो एक जगह जो है वो पाकिस्तान भी पड़ती है। तो क्या हम ये मान लें कि पाकिस्तान का वो एरिया तब तक हमारे हाथ में होगा, हमारे अंडर होगा, हमारा हिस्सा होगा? कोर्स जब उन्होंने कह दिया कि पीओजे के चल के हमारे पास आएगा, तो मान लीजिए भाई, पीओजे के चल के आएगा, सीओ के आएगा। तिब्बत भी आना बाकी है। अभी आप अखंड भारत संघ का सपना है और वो पूरा होगा। लेकिन टूटने काटने में भी इनको कुछ साल लगे थे, तो जोड़ने में भी कुछ समय लगेगा। आज से कल तक में नहीं होगा, लेकिन होगा। और पाकिस्तान को ब्रेक होने से रोकने वाला इस समय कोई नहीं है। भारत अभी जब चाहे पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। बलूचिस्तान, वजीरिस्तान अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके हैं। बलूचिस्तान इतना आगे जा चुका है कि उसने अपनी करेंसी घोषित कर दी है। ठीक है। तो जिसका सिक्का चलता है उसी की सरकार होती है। तो वहां बलूचिस्तान तो अलग हो गया, मेजर पार्ट। सिंध वो उफन रहा है। वजीरिस्तान में रोड बम फुट रहे हैं। पीओजेके में चालू हो गया, एट्रोसिटी लिटरेचर क्रिएट हो रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके से निहत्थे लोगों को डील करती है। तो केवल पंजाब पंजाब बचा है। उसमें भी धीरे धीरे फैल ही रहा है सब कुछ। धुरंधर काम पे है, कभी कोई काम पे, कभी कोई काम पे। तो द थिंग इज कि
अब तो ये कहना पड़ेगा भाई पाकिस्तान इज़ अ हिस्ट्री, इट्स नॉट अ ज्योग्राफी। अरे भाई देखिए, पाकिस्तान है कहाँ? जो रूट का नक्शा जारी किया गया है, मॉस्को से चलेगी ट्रेन ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और आपके ईरान के इस तरफ से अफगानिस्तान होते हुए फिर लिखा पाकिस्तान है, लेकिन ये कौन सा हिस्सा है और कहाँ-कहाँ से आती हुई फिर इंडिया आएगी और मुंबई तक जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के जिस हिस्से की बात हम लोग करते रहे, यानी गिलगिट बाल्टिस्तान पीओजे के, ये अगले कुछ समय में, कुछ वर्षों में भी नहीं, कुछ समय में आप भारत के भीतर देखेंगे। और अगर कुछ कान-वान हिलाने की कोशिश हुई इस्लामाबाद से या कहीं से भी, तो मुझे लगता है वो कान भी उखाड़ लिया जाएगा। अब कोई शर्म-लिहाज़ होगी नहीं। 7 मई 2025 को तो जो अटैक हुए थे 7 मई की रात को, वो आतंकी ठिकानों पर हुए थे। इस बार पीएचक्यू पर होगा सीधे, और मुझे लगता है कि ये मुनीर वगैरह जो हैं, ये सब अल्लाह, अल्लाह करते हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि निहत्थे कर दिए जाएँगे। इन सबको सूझेगा नहीं कि क्या करें और किसके पास जाएँ। और ये जो सऊदी, टर्की और पाकिस्तान ने हाथ मिलाए हैं, ये बाकी के 2 देश शायद पाकिस्तान के काम ना आने पाएँ। जी, आप कुछ कह रही थी। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, मुनीर जब अपनी सेना के सामने होता है, तो वो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे होता है। उसके गार्ड्स होते हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, जनता पे, पुलिस पे, सरकार छोड़िए अपनी सेना पे उसका भरोसा खत्म हो गया है। मुनीर शहबाज को लेके या उसके बिना पाकिस्तान से बाहर ही रहता है ज्यादा समय। आप देख रहे होंगे ये दोनों पिछले साल से मतलब 1.5 साल हो गया करीब फ्लाइट मोड में ही रहते हैं। ठीक है? तो वहां पर सत्ता परिवर्तन एक अवश्यंभावी चीज है और होगी। तुर्की 2-3 बार एसओएस भेज चुका है कि उसके यहाँ खाने की कमी हो रही है, भारत के से मांग चुका है। भारत चुप बैठा है कि भाई जब तुम पाकिस्तान का साथ दे रहे हो तो खाना भी तुम पाकिस्तान से मांग लो। सऊदी अरब, ये जो आप इस्लामिक नाटो की बात करें, सऊदी अरब का केस ये है कि उसने पाकिस्तान से सैनिक बुलाने हैं, उसने पाकिस्तान से जहाज लेने, एयरक्राफ्ट और सारा एमओ लेना है। सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करने नहीं आएगा, क्योंकि इतने दिनों से अफगानिस्तान पे हमला कर रहा था। सऊदी के पास बहुत सारा समय था, अगर आना चाहे तो आ जाए। तो द, वो जो इस्लामिक नाटो जिसके लिए पाकिस्तान इतने गाने गाता है, एक्चुअली पाकिस्तान टूट रहा है, बिखर रहा है, बिक रहा है। अभी सऊदी ने इनको पैसे दिए हैं, इनको जा करके वहां पर सैनिक और हथियार देने हैं। सो जो पिक्चर लग रही है उससे बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर चल रही है। जी, आप म्यूट हैं। आपका कथन बिल्कुल सत्य है। तो आज की बातचीत यहीं समाप्त करेंगे और धन्यवाद कर दें ज़रा मंजरी का। मंजरी जी कहने पर उनको ऐतराज़ है, तो मैं मंजरी ही कहने की थैंक यू। कोशिश करूँगा। तो आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज़ पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से ये आग्रह रहेगा कि आप चर्चा को सुनते हैं, आनंद लेते हैं। अगर आपको ये चर्चा वाक़ई अच्छी लगी है, तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें, वीडियो को शेयर कर लिया करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य कर लिया करें। और मंजरी जी के चैनल का नाम नीचे लिखा हुआ है, वो दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से, मैं ये क्यूआर कोड हटा दूँ आपको, तो न्यूज़होलिक मंजरी, तो आप उनको भी सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद मंजरी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।